हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। उन 50 क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और जो भी क्वेश्चन होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आगामी परीक्षा के लिए। इसलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध से संबंधित थोड़ा जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। 583 ईसा पूर्व में, कब? 563, सॉरी 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कपिल वस्तु में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध से 3 रत्न संबंधित हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध जो है, जब इनकी वर्ष 29 वर्ष के जब थे ये, तो 29 वर्ष में इन्होंने निरंजना नदी के किनारे, कहाँ पर? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। और उसके बाद इन्होंने ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी। ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद जिस जगह इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इस समय इनका नाम था सिद्धार्थ। तो जब ये ज्ञान प्राप्त कर चुके थे तो इनका नाम कहलाया क्या? बुद्ध। और जो जगह थी उस जगह का नाम कहलाया बोध गया। आगे बात समझ में नहीं आ गई? तब कितने वर्ष के हो गए थे? 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। 6 वर्ष कठिन तपस्या की थी। कहाँ पर की थी? निरंजना नदी के किनारे की थी। वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो ये दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ऐसे ही पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम कौन सा किनारा कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया है मुख्य भूमि। इस बात को याद रखना कि भारत की मुख्य भूमि पूछी गई है। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा वो कौन सा है? कहाँ पर है? कन्याकुमारी। दोस्तों जैसे जब ये भारत का नक्शा जो लास्ट में दक्षिण बनता है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है, ये है कन्याकुमारी यहाँ पर। ठीक दोस्तों, तो ये 8.4 डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी रेखा है? 8.4 डिग्री। अगर मुख्य भूमि पूछे तब, अगर मुख्य भूमि नहीं पूछ रहा है तो फिर दक्षिणतम किनारा कौन सा है भारत का? तो वो पड़ जाता है यहाँ पर। आप जो देखेंगे यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार में, जो निकोबार है, निकोबार में पड़ जाता है यहाँ पर सबसे लास्ट। 6.4, कितना? 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा। ये दोस्तों कौन सी पड़ जाती है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट। कहाँ? ग्रेट निकोबार में। ये पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ये ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर है। डिग्री चैनल कितना है? 6.4। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत की जो मुख्य भूमि पूछा गया, तो मुख्य भूमि कन्याकुमारी, क्योंकि ये मेनलैंड एरिया है। ठीक है दोस्तों, अगर मुख्य भूमि ना पूछा जाए, ये पूछा जाए भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में है। डिग्री चैनल कितना? 6.4। आगे बात समझें दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसका रीजन है दोस्तों, जब हम 0 डिग्री, ठीक 0 डिग्री कहाँ पर? लंदन के ग्रीनविच से गुजरी हुई है। कौन सी? देशांतर रेखा। ये हमारी देशांतर रेखा कहलाती है। ये कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती हैं। जो हमारा भारत है वो यहाँ पर स्थित होगा दोस्तों।
कहाँ पर, ऐसा स्थित है। तो दोस्तों जो भारत है, भारत से जो देशांतर रेखा गुजरी है, जो भारत का मानक समय है वो कौन सा है, 82.5, कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, जो आपके कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरी हुई है। कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा, इस तरीके से ऐसे निकल आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री जो है वो उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरी हुई है। और जो अपना समय निकाला जाता है 1 घंटे में, जो हमारे देशांतर वो कितने डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। तो ये कितना है, 82.5 डिग्री। तो इस 82.5 डिग्री अगर हमें जाना होगा तो कितना समय आगे बढ़ना होगा, तो हमें बढ़ना होगा 5.5 घंटा। कितना, 5.5 घंटा। ठीक है दोस्तों, 5.5 घंटा आगे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का समय ग्रीनविच के लंदन से 0 डिग्री देशांतर से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जैसे ही हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये समय आगे जाएगा, और जैसे ही हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे ये कैसा होगा, पीछे जाएगा। आगे बात समझे दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं कि भारत के, ये अरुणाचल प्रदेश रहा पूरब में, ठीक है दोस्तों, और इधर गुजरात है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 1 घंटे का अंतराल रहता है। ठीक है दोस्तों, कैसे, अगर मान लो कि गुजरात में शाम को 5 बजे हैं, अगर गुजरात में शाम को 5 बजे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में शाम को 6 बजेंगे। आगे बात समझने की नहीं आ गई, तो ये समय दिखाया जाएगा। जो जिस तरीके से सूर्य जब 5 बजे गुजरात में दिखेगा, ठीक है दोस्तों, वो वहाँ पर 6 बजे, ठीक है ना दोस्तों, तो ये 6 बजे, तो वो इतने 5 बजे, तो 1 घंटे के समय का अंतराल रहता है कहाँ पर, भारत, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे ही 5.5 घंटे का समय आगे है, किससे, 0 डिग्री लंदन की ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरी हुई है, और भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग ये होता है मधुमेह, किसके लिए होता है, मधुमेह के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो जो बिहू है आपके, वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। किसका है, असम का। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवले की अगर मैं बात करूं तो ये जो है हमारा विटामिन सी, कौन सा, विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल, इसको रेटिनॉल कहते हैं। और जो हमारा, इसको लिख दे रहा हूँ मैं, रेटिनॉल। और जो हमारा क्या नाम है, ये विटामिन डी है। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, क्या कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। आगे बात दोस्तों में, अगर मैं विटामिन डी की बात करूँ, इससे रिकेट्स होता है। और विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से जो होता है वो स्कर भी होती है, मसूड़ों में मसूड़े फूल जाते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये किससे होता है, विटामिन सी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी से होता है, और रतौंधी जो है विटामिन ए से होता है। अगर कोई भी आंख से संबंधित बीमारी हो, किससे होती है, विटामिन ए से होता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर मैं बात करूं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। कौन थे, विलियम बेंटिंग। बात करूँ दोस्तों, तो ये चार्टर 1833, चार्टर एक्ट जो आया था 1833 में, क्या किया गया था, 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन था, बंगाल का। क्योंकि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो मुंबई और मद्रास और बंगाल, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा गया था कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को अधीन कर दिया था, और बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, ये बना था कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब चार्टर एक्ट 1833 आया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया
कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेंटिंक बने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिल जाती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का सर्वप्रथम जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जानकारी दी थी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब इनका नाम बुद्ध कहलाया गया था, और जिस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया कहलाया था। आगे बात समझने की नहीं? आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों को का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों रतौंधी जो है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, क्योंकि ये जितनी भी आंख की बीमारी है ना वो किससे होती है? ए से रिलेटेड होती है। और इसको ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। अगर मैं बात करूं विटामिन बी की, तो विटामिन बी में कई विटामिन होती हैं। विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? थायामीन। विटामिन बी को कहा जाता है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी थ्री को कहा जाता है नियासिन। क्या कहा जाता है? नियासिन। बी फाइव को क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक एसिड बी फाइव को। ठीक है दोस्तों, बी सिक्स को कहा जाता है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, बी सेवन को कहा जाता है बायोटीन। क्या कहा जाता है? बायोटीन। बी नाइन को क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। और एक लास्ट बी ट्वेल्व, और बी ट्वेल्व को कहा जाता है साइनोकोवाला अमीन। क्या कहा जाता है? साइनोकोवाला अमीन। तो ये बी नाइन और बी ट्वेल्व बहुत बार दोस्तों पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद करना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बी वन को थायामीन कहा जाता है, बी टू को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, बी थ्री को नियासिन कहा जाता है, बी फाइव को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, और बी सिक्स को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, बी सेवन को बायोटीन कहा जाता है, बी नाइन को फॉलिक एसिड कहा जाता है, और बी ट्वेल्व को साइनोकोवाला अमीन कहा जाता है। आगे बात दोस्तों में, अगर मैं बी सेवन की बात करूं तो बी सेवन को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जिससे स्कर्वी होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें मसूड़े वगैरह फूल जाते हैं। और बी जो विटामिन डी है, विटामिन डी को कैल्सीफ्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सीफ्रोल। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो यहाँ पर आपको सारी बीमारी पता चल गई। ठीक है दोस्तों, और किस विटामिन को क्या कहा जाता है ये जानकारी मुझे मिल गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों पोंगल जो है वो किस राज्य का है? तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब का। कहाँ का? पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जो मछली है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। और जो मछली है इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर कौन कौन से? एक होता है एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स होता है। 2 चैम्बर होते हैं यहाँ के, एक वेंट्रिकल्स और एक एट्रियम। ठीक है दोस्तों, और कितने कहाँ से सांस लेती है? गलफड़ों से सांस लेती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। एक्चुअली ये जो नारा है इकबाल मोहंती ने दिया था, और इसको कहा किस पहली बार इकबाल मोहंती ने दिया था, और ये कहा किसने था? भगत सिंह ने। जब असेंबली पर बम फेंका था तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ये इंडिया मूवमेंट में बहुत ज़्यादा चला है, इसलिए भगत सिंह का नाम आता। अगर इसमें इकबाल मोहंती का नाम हो तो वो सबसे पहले लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों आप लोगों को पता है कि जलियांवाला जो हत्याकांड है वो 1919 में कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर गोलियां बरसाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1939 में
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये दोस्तों आपको पता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की जो हत्या की थी वो भगत सिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की ईस्वी के प्रमुख विद्रोह में किसे अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले जो अपना बलिदान है वो किसने दिया था? ये दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान दिया था। थोड़ा मैं 1857 की जो क्रांति हुई थी ये दोस्तों किस लिए हुई थी? उस समय एक बंदूक पुरानी चलती थी, ब्राउन बैस। कौन सी चलती थी? ब्राउन बैस। तो ब्राउन बैस जो बंदूक, उसकी जगह पर एक नई बंदूक आई थी, इसको कहते हैं एनफील्ड राइफल। कौन सी? एनफील्ड राइफल आई थी। और एनफील्ड राइफल को चेंज किया था, उसमें जो कारतूस थे उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, और जो मुंह से खोलना पड़ता था उन कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की जो चर्बी थी वो लगी होती थी। तो ये इन्होंने मना कर दिया था, मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे जो है 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, कहाँ से? बैरकपुर में गाय की चर्बी जो थी वहाँ पर मना कर दिया था कि गाय की चर्बी से बने जो ये जो क्या नाम है कारतूस हैं, इनको मैं मुंह से नहीं खोलूँगा। इसलिए 8 अप्रैल, कब इन्हें गिरफ्तार किया गया था? 8 अप्रैल, ठीक है ना, 8 अप्रैल 1857 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 8 अप्रैल को गिरफ्तार करने के बाद, ठीक है दोस्तों, इनको फांसी दे दी गई थी। और इसका अगर मैं बात करूं तो 34वीं, कब? 34वीं बंगाल नेटो इन्फेंट्री, बीएनआई इसको बोलते हैं, बंगाल नेटो इन्फेंट्री से इनका संबंध था। और दोस्तों इसी वजह से फिर यहाँ पर एक ज्वाला भड़की और 10 मई 1857 को, ठीक है ना, 10 मई के दिन, किस दिन? 10 मई के दिन 1857 में एक मेरठ से, कहाँ से अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई है तो मेरठ से हुई है। मेरठ की एक टुकड़ी थी जिसे कहते हैं नेटिव इन्फेंट्री, 20 नेटिव इन्फेंट्री। किस क्या कहते हैं? 20 नेटिव इन्फेंट्री, उसको 20 एनआई भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कि वहाँ से पैदल टुकड़ी चली और यहाँ से क्या हो गया था? 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और क्वेश्चन ये भी आता है कि इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और भारत में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। किसकी वजह से हुआ था? तो मंगल पांडे की हत्या, फांसी दे दी गई थी, इसकी वजह से हुआ था। मंगल पांडे का जो संबंध है वो 34वां इन्फेंट्री, नेटो इन्फेंट्री से है। और ये किसने किया था? तो 10 मई को प्रारंभ हुआ था, 20 एनआई ने प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था? तो मेरठ से प्रारंभ किया था। आगे बात दोस्तों समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल से याद कर सकते हो, इनका नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर नारा जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ये दोस्तों कहाँ से? अफ्रीका के अफ्रीका से साउथ में जो सबसे दक्षिण में जगह है, ठीक है ना, वहाँ से ये भारत की तरफ आया था। तो ये भारत में केरल के तट पर कालीकट जो जगह है वहाँ पर उतरा था 1498 में। क्यों आया था दोस्तों? तो ये पहले जो था मसालों का व्यापार चलता था और भारत से मसाले टर्की जाते थे, टर्की से वहाँ पर व्यापार चलता था।
तो ये ब्रिटिश का मानना था, जो जो क्या नाम है, हमारे यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री का मानना था क्यों ना उस देश का पता किया जाए जहाँ पर ये मसाले ही बनते हैं, उस मसाले वाले देश का ही पता किया जाए, इसलिए निकल आए थे। और ये पहुँचते पहुँचते तो सबसे पहले कोलंबस आए थे, और कोलंबस भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच गए। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और यहाँ पर खोज भारत में आ गए थे कौन, वास्को डी गामा। कहाँ के निवासी थे, पुर्तगाल के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कब आया था, 1498। कहाँ पर, केरल के कालीकट की बंदरगाह पर आया हुआ था। अगला अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल वो है जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि इसको किसने बनाया था, तो सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। किसको, हवा महल को इसके द्वारा बनवाया गया था। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो जो सिखों का प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा माना जाता है, सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी माना जाता है। कौन सा है, बैसाखी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष जो है वो किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बरदौली की महिलाओं ने दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और किसने दी थी इनको उपाधि नेताजी की, तो महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था, नेताजी कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, ये दोस्तों कई बार पूछा गया, तो ये विजय घाट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता जो है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अर्थशास्त्र आपको पता है ये चाणक्य ने लिखी है, कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे। इसमें मौर्य समाज के प्रशासन के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो चौधरी चरण सिंह ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे, तो ये स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों पहले अस्थाई अध्यक्ष बने थे, अस्थाई अध्यक्ष कब बने थे, ये दोस्तों पहले अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और दोस्तों इसके बाद फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, जिसको क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, कौन सी प्रारूप समिति, कितने सदस्य थी, 7 सदस्य थी। कितने सदस्य थी, 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है दोस्तों, अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। एक बार मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो प्रारूप समिति कब बनाई गई थी, ये 29 अगस्त कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को। कब बनाई गई थी, 1947 को, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा देश आज़ाद, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति में अध्यक्षता किसको दी गई थी, तो ये अध्यक्षता दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसमें जो 6 सदस्य थे वो 6 सदस्य कौन कौन से थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर। कौन थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे सदस्य थे डॉक्टर के एम मुंशी। और 5वें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 6वें सदस्य थे एन माधव राव। यहीं पर एन माधव राव की जो जगह ली थी, इन्होंने किसकी जगह ली थी, बीएल मित्र की जगह ली थी। किसने, एन माधव राव ने, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए इन्होंने बीएल मित्र ने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो बीएल मित्र की जगह ली थी किसने, एन माधव राव। और लास्ट थे टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी ने किसकी सदस्यता ली थी, इनकी जगह ली थी, इन्होंने जगह ली थी डीपी खेतान की। जो टीटी कृष्णमाचारी हैं, इन्होंने डीपी खेतान की
डीपी खेतान की जगह ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने इनकी जगह पर ली थी। तो ये 7 सदस्य थी। 7 सदस्य कौन कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी टी कृष्णा स्वामी। आगे बात समझे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के नाम से जापान। मैंने कहा था ना, जिस तरीके से आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि सूर्य जल्दी उगता दिखाई देगा। इसलिए पूरब में, सबसे पूरब में उत्तर प्रदेश, भारत का कौन सा देश है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही पूरे विश्व में अगर मैं बात करूं तो पूरब की तरफ कौन है? जापान। इसलिए जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। पूरा एक दिन का अंतर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा आपका? राजस्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वो किसका है? केरल का। किसका? केरल का। पोंगल किसका था? तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है 1911 में। कब बनी थी दिल्ली? तो दिल्ली जो है वो 1911 में। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों क्या है कि इस समय क्या था कि लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, जो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे वो भारत में गवर्नर थे। और 12 दिसंबर 1911 को कौन आए हुए थे? दिल्ली में भव्य आयोजन के दरबार किया गया था, जब यहाँ पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए हुए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए हुए थे। कब आए थे? 12 दिसंबर 1911 को आए हुए थे। यहाँ पर इन्होंने बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी उसको रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और यहाँ पर कलकत्ता जो भारत की राजधानी थी उसको दिल्ली घोषित कर दिया गया था 1911 में। और 1912 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घोषित बनकर तैयार हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस समय पूछ लिया जाए आपसे कि इस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। और यहाँ पर जॉर्ज पंचम आए हुए थे। कब आए थे? 12 दिसंबर 1911 को आए हुए थे। और इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित की गई थी। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सबसे पहले पड़ जाता है बुध, सूर्य के सबसे पास में दूसरे नंबर पर पड़ जाता है शुक्र। और क्योंकि शुक्र आकार की दृष्टि से बड़ा है बुध की अपेक्षा में, इसलिए सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा कौन अवशोषित करता है? तो शुक्र अवशोषित करता है। इसलिए यहाँ पर शुक्र जो है गर्म ग्रह भी है और इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों 50 क्वेश्चन आज की सीरीज के पूरे होते हैं। और इसी तरीके से आप लोग मेरा साथ बनाए रखिए और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनकी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। इसलिए अंत तक आप लोग वीडियो को देखते रहें और पूरी सीरीज में साथ बने रखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इसकी जानकारी सही लगे, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।